नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लॉकडाउन फेज 3 देश में शुरू हो चुका है। यह ऐसा फेज है जिसमें लॉकडाउन की पाबंदियों में कई तरह की छूट दी जा रही है। लॉकडाउन का पूरा कंसेप्ट ही इस बात पर आधारित था कि घर में रहने से कोरोना का स्प्रेड कम से कम होगा और इसकी साइकिल को ब्रेक किया जा सकेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के आंकड़े थोड़ी घबराहट पैदा करते हैं, जहां पर कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़े हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आशंका तेजी से जगह बना रही है कि क्या लॉकडाउन में ढील के साथ कोरोना भी जो है वो कैद से आज़ाद हो जाएगा। जिस तरह से देश में कोरोना को पकड़ कर रखा गया था अभी तक, क्या वो अब और भयानक रूप दिखाएगा? आखिर कैसे अब हम कोरोना की चुनौती का सामना करेंगे? चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है जबकि हमने अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया है। तो आज इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा और एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, WHO के पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर डॉक्टर JS अरोड़ा, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर KK अग्रवाल, नाइट क्लिनिक के MD डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत में मैं डॉक्टर JS अरोड़ा से करता हूं। अरोड़ा साहब, क्योंकि आप WHO से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम पिछले 24 घंटों का ही आंकड़ा ले तो 2900 मरीज, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है डॉक्टर साहब। एक दिन के अंदर 2900 नए मरीज और करीब करीब 200 मौतें। क्या ये आपको चिंताजनक नहीं लग रहा है, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है? नहीं विपिन जी, वाकई बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम 4 दिन का देखें, 1, 2, 3 और 4 मई के बीच का, तो करीब 10,000 से ऊपर है। और अगर हम उसमें देखें कि टोटल केस 40,000 हैं और उसमें जो एक्टिव केस है उसमें 33% जो है सिर्फ 4 दिन में आए हैं। तो ये एक बाकी बहुत चिंता का विषय है। और जहाँ एक और हम देख रहे हैं कि इटली, स्पेन, जहाँ पर सबसे तेज़ी से फैल रहा था, वो अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत 5वें नंबर पे आ गया सबसे ज़्यादा केस लाने वाला। तो जहाँ अमेरिका तो है फर्स्ट नंबर के ऊपर, इटली में हमारे से कम है, टर्की हमसे कम है, स्पेन हमसे कम है और हमारा नंबर 5वां आ गया है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और विशेष रूप से जब आप लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, ख़ासतौर से जो प्रवासी भारतीय हैं अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और कल का अगर हम देखा जाए तो जैसे कि शराब का, अल्कोहल का ठेके वगैरह खुले हैं, उसमें जो देखा गया लोगों का रश और इतने दिन से, तो ये तो सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा कर रखी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सोशल डिस्टेंस रखा गया हो या लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। और अगर हम सूरत की बात करें या और कई जगह एरियाज़ की बात करें तो इतना ज़्यादा रश है, तो ये तो बहुत तेज़ी से एकदम एक्सप्लोड होने वाली बात लग रही है। तो मेरा ख्याल है इसके विषय में कुछ ना कुछ सरकारों को सोचना चाहिए। और लगता है कि हमारा ये पीक भी अब जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। ये जो कह रहे थे कि थोड़ा सा कम हुआ है, तो कोई उसका कम नहीं हुआ है, ना कि प्लेटू बना है, ये तो और तेज़ी से बढ़ने के चांस लग रहे हैं। जी डॉक्टर KK अग्रवाल, क्या कारण लग रहा है आपको कि पिछले 3-4 दिनों में ये इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है? अभी ये जो केसेस आ रहे हैं, इनका इन्फेक्शन 5 से 7 दिन पहले हुआ होगा। तो जो लॉकडाउन ढील किया है ये उसका असर नहीं है, उसका असर तो आएगा। ठीक है। अभी तो नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ेंगे। कंसर्न ये है कि जो ये केसेस 5 से 7 दिन पहले लॉकडाउन को ढील करने से पहले बढ़े हैं, इसका मतलब है कि लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की चीटिंग करी है, जो लोग पकड़ नहीं पाए। अब जो नंबर ऑफ केसेस 5 दिन पहले बढ़े हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं, डर लगता है कि ये गांव के अंदर में इन्फेक्शन को ना ले जाएं। सो आई थिंक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर ये आज के बाद लाइन के 5 दिन बाद बढ़ते तो हम सोचते कि क्योंकि लॉकडाउन रिलीज हुआ है इसलिए लोग इन्फेक्शन ले गए, बढ़ गए। लेकिन ये तो लॉकडाउन के पहले के केसेस हैं, लॉकडाउन के टाइम के केसेस हैं। ये तो इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप देखूं तो इसमें 23 तारीख को 1456 केसेस थे और 10 दिन के डबलिंग रेट के अनुसार में मेरा ये रेट 2600 का होना चाहिए था। कम से कम 1000 केसेस एक्स्ट्रा हुए हैं इस टाइम में, जो मैटर ऑफ कंसर्न है। अभी जैसे अरोड़ा साहब बोल रहे थे, यूएस में 24,000 है, यूके रशिया में 10,000 है, ब्राजील में 7,000 हैं। हम चौथे नंबर पे हैं, क्योंकि यूके और हमारा करीबन 4,000 के करीब केसेस रोज के हो रहे हैं। सो आई थिंक समवेयर वी हैव फॉल्टेड समवेयर।
वी हैव टू रीअसेस कहाँ गलती हुई है, इज इट ओनली हॉटस्पॉट्स और इट इज थ्रू आउट द कंट्री। अगर ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये केसेस किसी भी हालत में अगर ये बढ़ा देते हैं, वी विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम। जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, योर सजेशन, आपका क्या मानना है? एक एनालिसिस, एक पिक्चर पेश किया डॉक्टर के अग्रवाल ने कि आप ये जो नंबर्स हैं, जो इंक्रीज हुआ है, ये लॉकडाउन के दौरान ही हुआ है। लॉकडाउन के कुछ आखिरी दिनों की ये कहानी लग रही है और वहां पर लोगों से कुछ गलती हुई है या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन में छूट हुई है, जो भी कारण रहे, लेकिन ये तेजी से बढ़े हैं। शायद एक ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़े हैं तो रिजल्ट भी हमें बड़े दिख रहे हैं। विपिन जी, मुझे लगता है कि दोनों बातें हैं। एक तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ने से जो पॉजिटिव लोग हैं उनके नंबर बढ़े हैं। हम पहले केसेस बहुत ही और टेस्ट बहुत कम कर रहे थे, इसलिए बहुत कम पॉजिटिव आ रहे थे। और नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम डायग्नोज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा अभी अग्रवाल सर ने कहा कि कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उनके पहले जो सर बोल रहे थे कि जैसा कि आपने देखा अभी 2 दिन पहले जब से ये अल्कोहल और पान बीड़ी की दुकानें खोलने का ऑर्डर हुआ है दिल्ली में, उसके बाद जिस तरह से हुआ है, तो इसका रिस्पांस हमें 6 दिन बाद देखने को मिलेगा। यानी कि ये हम समझ लें कि अगले आने वाले समय में आज जितने हम केसेस देख रहे हैं, इससे कम से कम 7 to 10 टाइम्स केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि ये जो 2 ऑर्डर्स हुए हैं, जो एक तो तंबाकू बीड़ी वाली शॉप्स बंद कर देनी चाहिए, रीजन कि वो लोग खाएंगे और उसको थूकेंगे तो उससे भी बढ़ेगा। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनमें ऑलरेडी लंग खराब होगा और वो जब सिगरेट पिएंगे तो और तकलीफ बढ़ेगी। अल्कोहल की बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अल्कोहल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पर इम्यूनिटी को कम करता है। तो जो अल्कोहल की जो मारामारी और इकोनॉमी को उसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो मैं चाहूँगा इसकी होम डिलीवरी स्टार्ट हो। और रीज़न में तो यही 2 है मेरी तरफ से। एक, नंबर ऑफ केसेस टेस्ट बढ़े हैं। दूसरा, लोगों ने कहीं ना कहीं प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग ना कहते हुए मैं कहूँगा फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया है। मेरी तरफ से तो यही लगता है। जी, सुदेश वर्मा जी के पास आता हूँ, फिर मैं उस पर शेष जी की टिप्पणी लूंगा। सुदेश जी, देखिए, हमारे जो डॉक्टर पैनल, तीनों जो डॉक्टर्स हैं, उनका मोटे तौर पे यही कहना है कि एक तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का बड़ा रीज़न ये है कि शायद कहीं ना कहीं जो नियम है, कानून है, वो ब्रीच हुए हैं। लोगों ने कहीं फ्रस्ट्रेशन में या फिर एक काम का भी दबाव है, जो भी बहुत सारे रीज़न उसके हो सकते हैं, आखिर में जाके शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जो नियम सरकार ने बनाए थे उनका पालन नहीं किया, शायद जो हमारी फोर्सेस थी वो भी उनको उतना कड़ाई से पालन नहीं कर पाई। तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त इस नई सिचुएशन को लेकर सरकार के अंदर क्या मंथन चल रहा है? क्योंकि एक तरफ अब हमने ढील भी देना शुरू कर दी है और दूसरी तरफ हमने देखा है कि बहुत तेजी से ये नंबर्स बढ़ गए हैं। सर देखिए, भारत जितने डेंसली पॉपुलेटेड है, जितनी बड़ी आबादी है, कोरोना की संख्या बढ़ेगी, ऐसा तो एक्सपर्ट्स ने कहा ही था। और इसी को रोकने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया। जो समय हमें मिला 40-50 दिन, इसको सरकार ने इस्तेमाल किया पूरी तैयारी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करने के लिए। आज आपको पता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा ICU बेड हैं, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। एक हैबिट बनाना कि मास्क को पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, हाथ धोइए। इतने बड़े पैमाने पर इस देश में आज लोग कॉन्शियस हैं। तो एक पर्पस जो था कि इसको रोका जाए, लोगों को कॉन्शियस किया जाए। क्योंकि देखिए, जैसे और बीमारियां हैं वैसे भी कोरोना है, कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि ये तो अभी बहुत दिनों तक चलना है। अगर कुछ लोग कोरोना, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि देखिए हमारा जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, जो फेटेलिटी रेट है मात्र 3% है। अगर आप वेस्ट बंगाल को छोड़ दें जहाँ 12%, 12.5% है, आप देखिए जहाँ से भी ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, ये सब वैसे जगह हैं जहाँ कहीं ना कहीं लॉकडाउन की अवहेलना की गई। देखिए, ये समाज है और आप कोई आर्मी रूल की तरह तो कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। पुलिस ने भी सख्ती बरती, उसके बाद भी आपको पता है कि 2 तरह का इंडिया, एक तरह जहाँ पूरा लॉकडाउन था, एक तरह जहाँ लॉकडाउन को नहीं माना गया। तो आप देखिए केसेस और बढ़ना है और बढ़ने हुए केसेस की तैयारी हो रही है। एंटीडोट भी
निकल रहा है, बहुत जल्दी एंटीडोट भी आ जी, जाएगा। पर सुदेश जी, तो मतलब कोरोना से लड़ जो पाएंगे। बात डॉक्टर वर्मा भी कह रहे थे या बाकी हमारे विशेषज्ञों ने भी कही कि ये जो सारे आंकड़े हैं आखिरी के एक सप्ताह के, उसके पहले तो मैं मानूंगा कि हमने बहुत सफलतापूर्वक लॉकडाउन का पालन करते हुए या कोरोना को कंटेन किया, लेकिन क्या कहीं कुछ ऐसा है, कोई मंथन हो रहा है कि देखा तो जाए, कोई कारण तो ढूंढा जाए कि आखिर ऐसा पिछले 7 दिनों में क्या हुआ कि नंबर इतना तेजी से बढ़ गया? देखिए, सरकार सजग है, सरकार पूरी तैयारी कर रही है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हालांकि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के क्राइटेरिया में कोई स्टेट बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट डिसाइड कर सकता है। जैसे बहुत से स्टेट ने जो लिकर शॉप्स खोल दिए, गुटखा खोल दिए, ये सब स्टेट की प्रेरोगेटिव है, स्टेट अपने मुताबिक खोल सकती है। लेकिन जब स्टेट खोलती है तो स्टेट को ये ध्यान देखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पूर्णतः पालन हो, क्योंकि आप लोगों को अगर शराब की दुकान में लोग आ रहे हैं, अगर आपने खोला है तो उसका एहतियात नहीं लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आना है वो हमें हफ्ता 10 दिन के बाद पता लगेगा, और निश्चित ही देखिए बहुत भारी मात्रा में केसेस आने वाले हैं। उसके लिए हम सबको तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी हो रही है, क्योंकि भारत को फाइनली इससे डील करना है, इसके साथ रहना है। जो मैंने बताया, रहना सीखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को मेंटेन करना पड़ेगा। मास्क जो है आज एक हकीकत बन के रह गई है, मास्क के बिना आप नहीं जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एहतियात बरतते हुए चलेंगे तो हम कोरोना से बच पाएंगे, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और रिकवरी रेट के कारण आप जान लीजिए कि इतनी बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है जितना बाकी देशों में है। जी ठीक है, तो अब मैं जाता हूं शेष नारायण जी के पास। शेष जी, आपने लगभग हमारे डॉक्टर पैनल की भी बात की और इसीलिए मैंने एक रिएक्शन यहां पर सुदेश जी से भी ले लिया। तो क्या अब पोस्ट लॉकडाउन या कहें फेज 3 या उसके बाद अगर इसमें और भी ढील देते हैं तो हम एक ऐसे वक्त में उतरने जा रहे हैं जहां पर कोरोना का खतरा, अभी तक तो शायद हमने एक पिकनिक जैसा एंजॉय कर लिया, सब लोग घर में थे, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप घर से बाहर निकल रहे होंगे तब ये खतरा और बड़ा होके आपके सामने आ रहा है और अब आप इसको फेस करेंगे। यार विपिन, इसमें डॉक्टर साहब सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, हम तो जो ये कहते हैं उसी को मानते बैठे हैं, और उनकी बातें जो हैं वो डरावनी हैं। और सरकार को भी आप जिम्मेवार, मैं तो कम से कम नहीं मानने जा रहा। मेरा ये मानना है कि हर आदमी आज की तारीख में सरकार है, हर आदमी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और लेकिन एक दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम, जब मोदी जी के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा है, इसको दो राय नहीं है। कुछ नेता इधर उधर कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, योगी आदित्यनाथ ने जो ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, सब सिस्टमेटिक, जो लोग जा रहे हैं स्कूलों में क्वारंटाइन हो रहा है, पंचायतें उनको खाना पीना दे रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है देख रहे हैं। एक अजीब सा आंकड़ा मैंने कल परसों में देखा था, डॉक्टर साहब लोग बेहतर जानते होंगे, कि 13 स्लम क्लस्टर्स हैं पूरे देश में, मलिन बस्तियाँ, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र, जिसमें बॉम्बे का भी धारावी है और भी है, यहाँ भी दिल्ली में भी है। 60% पेशेंट्स वहीं से आ रहे हैं। तो अब सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग वो कैसे करेंगे। 8 आदमियों का परिवार है और 25 स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर के घर में रहता है, जो थोड़ा संपन्न है। वरना जो ये लड़के गए हैं सूरत में और बम्बई में, भिवंडी में, यहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 8x10 के कमरे लोगों के पास हैं, और उसमें 7-8 लड़के रहते हैं, शिफ्टों में सोते हैं। तो उनके पास तो खाने पीने को भी नहीं है, और सरकार मतलब कब तक सपोर्ट करेगी। इसलिए उनको गांव भेज रहे हैं। गांव में कोई भूखों नहीं मरता, गांव में एक सोशल एक कल्चर होता है, लोगों को मिलता है। जितना यहाँ सरकार देती है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे पिछले 1 महीने से जब से चला है, 2 दिन के बाद गड़बड़ रही, बाकी सबके यहाँ राशन पहुँच रहा है, जो गरीब आदमी है, जिनको चाहिए, जिनके पास काम नहीं है। तो अब सरकार से क्या क्या उम्मीद करेंगे। हमें लगता है कि सबको सरकार बनना पड़ेगा। जो डॉक्टर लोग हैं, एक जिम्मेवारी विपिन हम लोगों की बनती है कि नेताओं के कुकुर झोंझों जो हम कराते हैं टेलीविजन पे, या पत्रकारों को बुला के बैठा देते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, हम जैसे लोगों को, दिन भर अगर हम डॉक्टरों की राय जनता तक पहुंचाते रहें कि भाई अपने आप को बचाओ, इसमें सबसे क्रूशियल यही है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से कैसे रखेंगे। अब एक परिवार को मैं जानता हूँ जिसमें 8 लोग हैं मुंबई में, और वो उनके पास गांव भी नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनको वहीं रहना है। लोग अपने घरों में काम करने आने नहीं दे रहे हैं,
जहाँ कोई बर्तन मांजता है, कोई कुछ करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले का हाल देखो, कहीं ऑटो रिक्शा चल ही नहीं रहा पूरे देश में। और मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऑटो रिक्शा वाले ही हैं। तो अब उनकी रोटी का क्या होगा? अब शराब वाला खुला है, तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शराब, भाई देश को चलाना हुई तो कर्नाटक से जो एसओएस आया था कि साहब हमारे पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनका 20% रेवेन्यू शराब से आता है। और मैंने शराबियों, बुरा मत मानिएगा, शराब पीने वालों को शराबी अगर मैं कह दूं, यहाँ हमारे पिछवाड़े एक दुकान है, मैंने कभी किसी मंदिर के दर्शन के लिए इतने लोगों को नहीं देखा है। 10 बजे दुकानें खुली थी, 7 बजे से लाइन क्या मतलब ओबा भीड़ लगी हुई है। तो अब वो तो डेस्परेट लोग हैं, वो तो करेंगे उसको आपने। और तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना होगा कि पुलिसिंग से नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या कोई भी मुख्यमंत्री आके खड़ा होके लाठी नहीं भांज सकता। पुलिस के बल पे सोशल डिस्टेंसिंग इतनी भयानक बीमारी से आप नहीं कर सकते। पुलिस वाले भी सफर कर रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत आप देख रहे हैं, जान पे खेल के कर रहे हैं लड़के। तो हमारा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के करोड़ों कार्यकर्ता हैं तथाकथित, तो जो घूमते हैं थानों में और तहसीलों में घूमते हैं, इधर से उधर बदतमीजी करते फिरते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवाने के लिए जहां उनका प्रभाव क्षेत्र हो, जहां उनका वोट बैंक हो, वहां वो जाएं, हाथ पांव जोड़ें कि भैया अपनी जान बचाओ, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। और अगर तुम सुरक्षित रहोगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर के पास दवा नहीं है, डॉक्टर बैठे हैं, मतलब ये लोग देश की क्या दुनिया के बड़े डॉक्टरों में से हैं जो तीनों आपके पास बैठे, सही कह रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि क्या करें भाई, ये दवा नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को देखो विपिन, ये मैसेज आप दो, और सुदेश भी बैठे हैं, ये भी गंभीर व्यक्ति हैं, कि ये अपनी पॉलिटिकल वर्कर्स को भी इसके कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग के हिफाजत का जो प्रिवेंटिव मेजर है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट को लगाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है 10-15 हज़ार तो बीजेपी गई है, आरएसएस वाले ये बाबा लोग जो बैठे लेक्चर साधु लोग देते हैं, इनके चेले चपाटे जो हैं, ये सारे लोग अपने को बचाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, जो इनका प्रभाव क्षेत्र रामदेव के करीब 3-3.5 करोड़ समर्थक हैं, श्री रविशंकर के हैं, ये सारे लोग अगर अपील करें अपने भक्तों से कि भाई तुम लोग खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी कहाँ जाएगा। नहीं आपने सही कहा शेष जी के अब ये एक विनती, आप, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये सही बात है कि लड़ाई अब सिर्फ सिस्टम की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, शासन की नहीं है, इसमें तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। और एक सुझाव बेहतर है कि पार्टी कार्यकर्ता भी क्या इसमें किसी तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन को एटलीस्ट सोसाइटी के अंदर मेंटेन करा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही शायद यहां से हमारे लिए एक इफेक्टिव कारगर तरीका होगा, नहीं तो नंबर्स हम देख रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा ये बताएं आप हमें कि अब ये सब कुछ उस समय हम करने जा रहे हैं जब एक तरफ हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू किया है, वो भी बहुत जरूरी था क्योंकि उसके बिना एक दूसरी तरह की समस्या खड़ी होने जा रही थी। इसी समय हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अब ये सारे माइग्रेंट्स बड़ी तादाद में हैं, कहीं 18 से 20-20 लाख तक के नंबर्स हैं जिन्होंने अर्जी दी हुई है। तो ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हम कर रहे हैं जब ये नंबर्स तेजी से राइज हो रहा है। तो क्या यहां से इन एक्टिविटीज के चलते ये नंबर और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया और वो इतना बढ़ सकता है कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड चला जाए या हमारी फैसिलिटीज उसके आगे छोटी पड़े? इसके लिए मैं आपको इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना चाहूँगा जी। इस समय करीब 12 यूरोप कंट्री में ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को खोला जाए, कोई रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन आप ये देखेंगे उन्होंने पहले पीक पे अपना कवर करके जब थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ तब शुरू किया है, और हमारा तो अभी राइजिंग ट्रेंड था। तो मेरा ख्याल है कि अगर अभी ये जो 2 हफ्ते हमने लिए हैं, ये 2 हफ्ते थोड़े रिस्ट्रिक्शंस और रखनी चाहिए थी। अगर एकदम नहीं खोलते तो दैट वुड हैव बीन बेटर, वो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब चलो हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। उसको यही है कि जहाँ जहाँ ये माइग्रेंट्स अगर जा रहे हैं तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को इनको अगर पूरे 14 डेज़ का क्वारंटाइन रखा जाए, टेस्ट किया जाए, तब तो कुछ बचाव हो सकता है। वरना तो जहाँ गांव में जाएंगे वहाँ गांव में एक बार फैल गया, क्योंकि यही एक बीमारी है, ज़्यादातर बीमारियाँ वो नीचे से ऊपर जाती हैं, लोअर इनकम ग्रुप से हायर इनकम में जाती है, ये हायर इनकम से लोअर में गई है।
तो ये इसलिए थोड़ा सा स्लो रही है। लेकिन एक बार अगर लोअर इनकम ग्रुप में चली गई, जहाँ एक एक घर में 10-10, 15-15 लोग हैं, और गांव में तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हाल होगा। तो एक बार इतना बढ़ गया तो ये बहुत बुरा हाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जैसे बताया गया, अभी किसी और पैनलिस्ट ने बताया कि सिगरेट है, गुटखा, उससे तो इम्यूनिटी कम होती है, शराब से भी कम होती है। तो ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शंस होती तो वो ज़्यादा अच्छा था। और हमारा जो पीक है, मेरा ख्याल अभी जो मई एंड या जून में आएगा, तो कम से कम 2-3 हफ्ते तक और हमें करना चाहिए, वेट करना चाहिए था, और फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन करते तो वो कम करते, रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी। ये मेरे हिसाब से तो वो बेटर रहेगा। जी डॉक्टर अग्रवाल, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने अमेरिका से भी सुना था, ये और दूसरे देशों में भी आया था, वो रूरल सेक्टर का था, रूरल एरियाज का था। हालांकि दूसरे देशों में हम बात करें तो वहां रूरल एरियाज उस तरीके से नहीं है, लेकिन भारत में एक बड़ी जनसंख्या, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जनसंख्या आज भी गांव में ही रहती है, और गांव में मेडिकल फैसिलिटीज डेफिनेटली वो नहीं हो सकती जिस तरह की वो शहरों में है। ऐसे में क्या आगे चलते हुए हमें एक नई चुनौती मिलेगी जो कि रूरल इंडिया की तरफ से आ रही होगी? डेफिनेटली अगर रूरल में ये इन्फेक्शन पहुंच गया तो मोर्टेलिटी रेट इटली की तरह होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में 12% है, तो वी एक्सपेक्ट इन रूरल एरिया या तो होगा नहीं, होगा तो कम से कम 10% होगा। यानी कि 10% पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलेगी उनको, ना उनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मिलेंगे, ना उनको वेंटिलेटर मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन में मोर्टेलिटी उनकी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। मैं 2 चीज़ें और बोलना चाह रहा हूँ। एक, जो दिल्ली के अंदर में इन्होंने जो अल्कोहल का सेस लगाया है, आई थिंक वो गलत है, क्योंकि अल्कोहल का सेस, वो भी कोरोना, अगर आप अल्कोहल का प्राइस बढ़ा देते हमेशा के लिए मंजूर है, लेकिन ये कह के कि ये कोरोना सेस है, इससे क्या होगा, बाकी सारी दुकानदार ये कह के कि सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा, वो हर चीज के प्राइस बढ़ा देंगे। डॉक्टर्स, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। और दूसरा, आपने जो जीएसटी बढ़ाया है, जबकि पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, उसके बदले में आप बढ़ा रहे हो, तो पब्लिक वैसे ही मूड में नहीं है डिसिप्लिन को पालन करने की। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ, जो सिंह साहब ने कहा था कि हम मिलिट्री तो ला नहीं सकते, मेरा आंसर है क्यों नहीं हम मिलिट्री वाला डिसिप्लिन ला सकते, वो लाना ही पड़ेगा। भारत ने गलती ये करी कि भारत ने, जब WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करी, भारत ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ नेशनल कंसर्न नहीं करी। उस सिचुएशन में क्या होता, सारे स्टेट्स में एक ही लॉ होता, एक ही गाइडलाइंस होती, ये नहीं होता कि कौन सा स्टेट कैसे कर रहा है, कौन सा स्टेट कैसे कर रहा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ए हेल्थ इमरजेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 75 की इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी के अंदर में सब स्टेट्स और सेंटर मिलकर गाइडलाइंस में एक ही प्रोटोकॉल से काम करते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि अल्कोहल इज अ स्टेट मैटर, इसलिए अल्कोहल स्टेट डिसाइड करेगा। आई थिंक ये इससे क्या होगा कि सारी एफर्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। जी, तो कुछ एक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाए हैं डॉक्टर के अग्रवाल ने, एक एक करके उन्हें लेते हैं। लेकिन सुदेश वर्मा जी से पहले मैं जानना चाहूंगा, सुदेश जी, जो अभी हमने रूरल इंडिया की बात की, और जैसा डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं कि अगर वहां पर केसेस बढ़ते हैं तो संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज वैसी नहीं हो सकती जैसे हमारे शहरी हॉस्पिटल्स हैं या जो वर्कफोर्स इस समय शहरों में काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे माइग्रेंट मजदूर हैं, जो बड़ी तादाद में जा रहे हैं इस समय बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, गाँव की तरफ, और एक खतरा है, और कुछ केसेस भी हम सुन रहे हैं जहां पर टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो क्या उसके लिए कोई तैयारी है, कोई उसके लिए एक्शन प्लान है? देखिए, आपको पता है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज लॉकडाउन में रूरल एरिया में कुछ भी नहीं हुआ। रूरल एरिया में इसलिए किसानों ने काम किया जी, क्योंकि ये शहर से ही फैल रहा था, और इसी कारण से केंद्र सरकार ने सबको बताया कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। लॉकडाउन बता के नहीं किया जाता कि सब लोग ट्रैवल कर जाएं तो आप फैला चुके हैं, फिर लॉकडाउन का मतलब नहीं। लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है उसी स्थिति में लॉकडाउन हो गया। ऐसे समय मेंटोर्स की जरूरत थी स्टेट गवर्नमेंट को, जो जाके उन लोगों को बताते, मेंटोरिंग करते कि नहीं, लॉकडाउन में आपको यहीं रहना है। लेकिन एक ऐसा समा बन गया माइग्रेंट वर्कर्स का कि सभी आना चाहते हैं। अभी भी देखिए, हमने एक होम मिनिस्ट्री ने, आपको पता है, सरकार ने गाइडलाइंस दिया है जिसके तहत अलाउ किया है, लेकिन ये बताया है कि आप उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको आप खुले नहीं जाने देंगे जब तक उनको नेगेटिव नहीं पाया जाता है। तो अगर इस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो ये माइग्रेंट वर्कर्स का जो
अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि इसके बाद भी हम बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें तभी छोड़ा जाएगा जब वो फुली नेगेटिव होंगे। और इस पर सरकारों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ इसलिए नहीं करें कि ऐसा बोला गया है, जो हम लोग चलता है एटीट्यूड, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और अच्छा होता कि उनको उनके जहाँ थे वहीं पर रखा जाता और उसके बाद उनको लेबर फोर्स में ऐड किया जाता नेगेटिव करके। लेकिन चलिए, कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसा प्रेजेंट किया कि नहीं आना है, लेकिन रूरल एरिया को अगर बचाना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और देखिए, हम लोग सब कंसेंसस से चलते हैं, इतना बड़ा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है लोगों में, और उसके बाद भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो करेंगे तो या तो आप कोरोना को नॉन सीरियसली ले रहे हैं। अगर नॉन सीरियसली लेंगे तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि आपको इसके साथ तो रहना है। इसका मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पूरा फॉलो करना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा, नहीं तो आप अपने जान को तो आप इंडेंजर करेंगे, दूसरे की जान को भी इंडेंजर करेंगे। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझा पाए आपके चैनल के जरिए, आप लोगों ने जो बताया उसका, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी राष्ट्र की। और बाकी तो केंद्र सरकार बिल्कुल सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, एक सा रूल बनाया है प्रत्येक स्टेट के लिए। लेकिन आपको पता है कि हर स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम भी लीकर पर डिपेंड करता है। लीकर को खोलने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन लीकर को जब आपने खोला तो उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए था स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को। वहाँ कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राज्य सरकार इस पर काम करे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। राइट तो यहाँ पर मैं आता हूँ शेष नारायण जी के पास एक बार फिर से, क्योंकि जो बात के अग्रवाल ने भी कही और ऑलमोस्ट लगभग उसी लाइन पे सुदेश जी भी कह रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि कौन करेगा वो चीज, लेकिन शेष जी शायद जो आपने भी कहा कि लोगों को देखिए जागरूक करने में तो पिछले 40 दिनों में चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सरकार हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन देश की पॉपुलेशन में वैरायटी इतनी ज्यादा है, लोगों के अलग अलग समझ के स्तर इतने ज्यादा हैं कि शायद, और कुछ जगह मजबूरियां भी हैं कि लोग वो ब्रीच कर जाते हैं। तो क्या वैसे में कुछ ऐसा हम जहां सेंटर स्टेट मिलके एक ही गाइडलाइन पे काम करें, जो अभी डॉक्टर साहब बोल भी रहे थे, एक मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन शायद थोड़ी टफ होगी, शायद वो थोड़ी मुश्किलात होंगे, तकलीफें जाएंगी आम जीवन में, लेकिन कोरोना से शायद लड़ाई इफेक्टिवली हो पाएगी। क्या कहेंगे सर? विपिन, मैं कोरोना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ग्रैंडफादर कहता हूं हमेशा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। वॉर में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी तबाह होती है, आपके लोग मरते हैं। यही तो वॉर है। और यहाँ पे इकोनॉमी तबाह हो रही है और लोग मर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पहुँच गई है, तो वो इसलिए आज ये वॉर की सिचुएशन है। और मैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जब तक ये वॉर है तब तक इस सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलने वाला हूँ। लेकिन पछतावा तो होता है ना। 11 तारीख को वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारे पास, उन्होंने कह दिया था कि साहब ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक की डेफिनेशन खोजते लोग फिर रहे थे कि एपिडेमिक से भी बड़ा कोई चीज़ है। और हमारे 13 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने फरमाया कि नहीं साहब, हमारे यहाँ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि 3-4 दिन बाद प्रधानमंत्री को स्थिति का अंदाज लगता है, वो बाकायदा नेशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब जनता कर्फ्यू है। तो इसलिए सरकार के लेवल पे शुरू में नज़रअंदाज किया गया, इसमें दो राय नहीं है। और जो माइग्रेंट लेबर को, ग्रामीण लोगों को, उनको वहीं रोक लिया जाए, वहीं खाना दिया जाए। भूसी छूट गई है, पैदल चलते चलते जो लोग चल पड़े, यहाँ लोगों ने निकाल दिया नौकरी से। जो लोग लेबर चौक पे बैठे हैं, जिनको सुबह काम मिलता है तो शाम को खाना खाते हैं, वो कहाँ से ये सब करेंगे? इसलिए वो बातें कहने की हैं। सच्चाई ये है कि अगर उनको गाँव में पहुँचा दिया गया होता, लॉकडाउन 25 तारीख को शुरू हुआ, उसके पहले 22 को ही अफसरों को इंडिकेट कर दिया गया होता कि भैया फैक्ट्री वर्कर उसी फैक्ट्री में रहते थे, इन लोगों ने हज़ार रुपए दे के बाहर कर दिया कि नहीं, कि मोदी जी ने भाषण में कह दिया था नौकरी से मत हटाना। और लोग जानते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसको लागू भी करवाएंगे, तो उनको पहले ही पेड़ छुड़ा लिया। तो वो सब चीज़ें बहुत कुछ, जो लॉकडाउन एक बार एक ऑर्डर आया होम मिनिस्ट्री का, नहीं साहब योगी जी जो हैं वो लोगों को बसों में भेज रहे हैं, गलत भेज रहे हैं, उनको जहाँ जो पहुँचा वहीं बस से उतार के उनको लॉकडाउन कर दो। आप बताइए 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार के कैंप्स अगर लगाए होते, और मई आ गई है, मई जून का टेम्परेचर वो झेल रहे होते लोग, तो हेल्थ इमरजेंसी तो वहीं पैदा हो जाती। टॉयलेट कहाँ जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। गाँव में हर जगह प्राइमरी स्कूल हैं। और मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि ये केवल
सरकार का काम नहीं है, डॉक्टरों का काम नहीं। डॉक्टरों तो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। मैंने सीनियर डॉक्टर्स जो हैं दिन रात लगे हुए हैं, और यंग डॉक्टर्स की तो बात ही जाने दो। तो इस वक्त अच्छा, दूसरा सैनिटाइजर उनको दे दो। सैनिटाइजर की कॉस्ट क्या है? 125 रुपए का सैनिटाइजर, और भाई लोग 500 रुपए में बेच रहे हैं। कहाँ से वो जो रोटी के पैसे नहीं, कहाँ से सैनिटाइजर लेगा, मास्क कहाँ से लाएगा? पॉलिटिकल पार्टियों ने जो पैसा इलेक्शन बॉन्ड इसके जरिए जमा किया है, उसको लेके सैनिटाइजर खरीदें। और जैसे इंडस्ट्री आगे आ गई, उद्योगपति लोगों ने 3-4 दिन यहाँ ग्रेटर नोएडा में लोगों को खाना खिलाया, और हमें उन पे गर्व है। सरकार का हर अफसर खड़ा था। तो 6-6 महीने के बच्चे लोग गोद में लिए लड़कियां चली जा रही हैं, तो उनको कैसे आप रोकेंगे भाई? कैसे नहीं जाना? उनके यहाँ कोई ठिकाना नहीं रोटी का, उनको कोई अंदाज नहीं है, कहीं कोई प्लान आपने नहीं वर्कआउट किया, तो वो सब जाने दीजिए। उन सब बातों पे फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। आगे की स्थिति ये है कि जैसे डॉक्टरों ने बताया कि अभी हालत और बिगड़ सकती है। गाँव में पहुंच चुका है, धारावी से और बम्बई के तमाम भिवंडी से, तमाम स्लम बस्तियों से लाखों लोग गांव में पहुंच रहे हैं। जाहिर है अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड होगा तो फैलाएगा। और गांव में तो साहब, अगर मेरे जिले में, सुल्तानपुर जिले में कोई इन्फेक्टेड होगा तो सुल्तानपुर शहर नहीं, उसको लखनऊ आना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी में उसको इतनी बड़ी बीमारी के लिए आना पड़ेगा, कोई आ ही नहीं पाएगा। तो वो तो जब वहां पहुंच गया तब तो फिर आप सर्वनाश का प्रलय का इंतजार करिए। लेकिन जी, आप केवल, हम चौकन्ना रह सकते हैं, और हम सरकार को, हम मोदी को, योगी को, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हम कमांडर मानते रहेंगे। अगर वो गलत फैसले करेंगे फिर भी हम कहेंगे नहीं साहब, हम मिड कोर्स कमांडर नहीं बदलेंगे। और जहां तक फौज की बात अभी कही डॉक्टर साहब ने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फौज तो आप देखते रहे कश्मीर में उन्होंने टेररिस्ट भेज दिए हैं पाकिस्तानियों ने। उनके यहाँ तो लॉकडाउन कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने तय कर लिया कि उन्होंने अपनी आबादी के इन्फेक्टेड 10,000 लोगों को यहाँ हमारे यहाँ पार करा दिया गाँव में ही, तो हम तो तबाह हो जाएंगे। इसलिए सरकार को ब्लेम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी सरकार की धज्जियां हम उड़ाएंगे इस लड़ाई के खत्म होने के बाद। जवाहरलाल बासठ की लड़ाई हारे थे, और आज तक हर लेख में हम लोग उनके खिलाफ लिखते हैं। नहीं, हम तो एक तरीका ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शेष जी यहाँ पर। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक सवाल मैं लेकर जाना चाहता हूं कौशल कांत मिश्रा जी के पास, कि अभी जिक्र हुआ कि अब जो ये मजदूर निकले हैं तो राज्य सरकारें जो है उनको क्वारंटाइन करेंगी, और फिर उसके बाद उनको क्वारंटाइन करके या टेस्ट करके या जो भी उस समय रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से उनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन कौशल कांत जी, क्या जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद है मजदूरों की जो अब जा रहे हैं, वो कहां, किस गांव में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ट्रेन टू ट्रेन, क्या ये संभव है? राज्य सरकारों के पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे मजदूरों को कहीं पहले तो क्वारंटाइन कर सकें और फिर उनकी छटनी करके उस हिसाब से या तो जो अफेक्टेड है उनका इलाज करें और बाकी को रिलीज करें? इज इट पॉसिबल? विपिन जी, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सरकार के पास एडिक्वेट पावर है और एडिक्वेट फंड्स भी हैं। तो ये कहना कि वो उनके पास किसी क्षमता की कमी है, मैं उसको नहीं मानता। हाँ, बात यह है कि विल है या नहीं है, इस पे सवाल उठ सकता है। मैं पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, उस पर डिस्कशन करने की बजाय अभी क्या होना चाहिए, मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए, जैसा बता भी रहे थे पहले, और सबका टेस्ट होना चाहिए, हर एक आदमी का टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जब टेस्ट नेगेटिव आए और 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो, तब पहली चीज़। एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा, सरकार की मर्जी है, विशेषज्ञों की मर्जी है, कि हम जब टेस्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आदमी सस्पेक्टेड है कोरोना का, तो जो HCQS, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस के लिए दवा रिकमेंडेड है, उसको उसी समय टेस्ट के दौरान ही उनको दे देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही नॉर्मल यूज़ में दवा आती है कीड़े मारने की, जिसको आइवरमेक्टिन कहते हैं। अभी मेरे मेडिकल कॉलेज कानपुर में कुछ स्टडी हुई है, इसके अलावा कई सारे वर्ल्ड में स्टडी हुई है, जिसका कि रोल बड़ा अच्छा सा देखा गया है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जनरल खिलाई जाए, बट इन दवाओं को हम रेगुलरली लेते रहे हैं, यानी कि उसके साइड इफ़ेक्ट एक्सेप्टेबल हैं। बिना साइड इफ़ेक्ट के दुनिया में कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। हम एक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट के साथ अगर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उसका ट्रायल करना चाहिए। और जिनका भी टेस्ट कर रहे हैं हम, उनको प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन जो भी सरकार रिकमेंड करती है उसको उसी समय देना चाहिए। एक चीज़, जैसे धारावी जैसे एरिया जो भी हैं, जो रेड जोन वाले एरिया हैं,
वहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस के लिए मेडिसिन देनी चाहिए। और जो रेड एरिया, जैसे दिल्ली हमारा डिस्ट्रिक्ट में आप 13-14 डिस्ट्रिक्ट में बांट दो, उसके बाद कहो ये डिस्ट्रिक्ट रेड है, ये डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारी बाउंड्रीज बहुत ही पोरस हैं, हम अलग नहीं हैं। तो जो रेड एरिया, इतने हाई रेड एरिया दिल्ली जैसे एरिया हैं, यहाँ पे रेड जोन मतलब रेड जोन, जैसे लॉकडाउन चल रहा था वैसे अभी कुछ दिन और चलना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हम तैयार हैं। अब बात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की आएगी, क्योंकि अब जब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे, जैसे ये कह रहे थे हमारे पहले वक्ता, मैं ये बात एग्री करता हूँ कि इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। सर रिकवरी रेट तो बहुत अच्छी है, पर इसकी एडमिशन रेट अगर 5% भी है, उस 5% में डेथ रेट 1% भी है, तो आप समझिए कि कंट्री का 5% पॉपुलेशन, हम 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ का 1% होता है 1,35,00,000। और हमारे देश में 2019 का सरकारी डेटा जो अवेलेबल है मैं वो बता रहा हूँ, करीब 15 लाख बेड हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में। 15 लाख, अगर मान लीजिए एक साल में बढ़ के 20 लाख भी हो गए होंगे बेड, तो कुल हमारे हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ 20 लाख है। और जितने हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ होती है उसका 1% होता है आईसीयू, यानी कि 2 लाख हमारे पास आईसीयू हैं। और करीब करीब अब सारी सरकारी व्यवस्था, सब कुछ खरीद फरोख्त के बाद भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2-3 लाख से ज़्यादा वेंटिलेटर अभी भी नहीं हो पाए होंगे। हालांकि वेंटिलेटर की नीड बहुत कम है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें अभी, मुझे नहीं लगता, एक तो रेड जोन इज रेड जोन, वहां पे कोई एक्टिविटी अभी अलाउ नहीं करनी चाहिए। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कुछ दिन और। अगर ग्रीन जोन का जो रिएक्शन आता है और जो ऑरेंज जोन का रिएक्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग रेड जोन की प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हम पास्ट को करेक्ट नहीं कर सकते, हम आगे क्या कर सकते हैं नहीं, ठीक है, एडवाइस देना ज्यादा बेहतर है। और कहीं ना कहीं ये मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, बिना लोगों के कोऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता। और मैं इन पढ़े लिखों को बताना चाहूंगा जो कल दारू की दुकान पे लगा के बैठे हुए थे, ये लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, क्योंकि अगर वो उंगली उठा के कहेंगे कि जब वहां लॉकडाउन फॉलो नहीं होता तो हम क्यों लॉकडाउन फॉलो करें, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और ये दारू की दुकान जो खुल रही इसको बंद करके या तो होम डिलीवरी करें या इसको पूरी तरह से बंद कर दें। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, आपने थोड़ी सी तस्वीर आगे की भी पेश की और उसी तस्वीर पे हमें बातचीत करनी है। प्रोग्राम के इस हाफ में छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं, लेकिन जो सवाल हमने ब्रेक से पहले उठाए वो यही कि अब चूंकि नंबर अचानक इतनी तेजी से बढ़ा है पिछले 3-4 दिन में, उसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन वो एक आगाह करता है हमें कि आने वाले वक्त शायद और मुश्किल होगा जहां तक नंबर का सवाल है, जहां तक कोरोना का सवाल है। और ये एक ऐसा वक्त है जब हम देश में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर रहे हैं, ढील दे रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलेंगे। अब समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन इसका उपाय क्या है, करना क्या होगा। कुछ हद तक डॉक्टर मिश्रा ने हमें चीजें बताई, लेकिन आगे हमारे पैनल पे और विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछेंगे सरकार इसके लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ इन द बॉक्स है। वो सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज बात हो रही है कि क्या कोरोना लॉकडाउन से बाहर निकल आया, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में नंबर्स बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं और इसी पर हमारी चर्चा जारी है। और अब चर्चा के सेकंड राउंड में हम बात करेंगे कि समस्या तो हमने देख ली, अब इसका समाधान क्या है। शुरुआत करता हूं मैं सुदेश जी से। सुदेश जी, मुझे पीएम साहब का वो भाषण याद है जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक स्पष्ट लाइन की थी कि हमने देश में एक आम आदमी की जो जान है उसको ऊपर रखा है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जान से जहान वाली बात पे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज, जैसे मैं बात करूं, अगर ये शराब की दुकानें ही हो गई मसलन, मानता हूं कि राज्यों का एक दबाव होगा, राज्यों की बड़ी एक आमदनी इनसे होती है, लेकिन सर अभी भी हम कोरोना के खतरे से बाहर नहीं हैं, अभी भी ये खतरा पूरी तरीके से गया नहीं है। इनफैक्ट शायद और बड़े विकृत रूप में सामने आ रहा है या आ सकता है, जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं। तो क्या ऐसे में राज्यों की कितनी भी रेवेन्यूज पे डिपेंड करती हो, लेकिन स्टिल पीपल आर इंपॉर्टेंट, तो क्या इस डिसीजन को दोबारा नहीं देखा जा सकता या आगे इस पे कोई दोबारा देखने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, बहुत से राज्यों में ये रिपोर्ट आई है और निश्चित ही एक अलार्म बेल बजा है। और देखिए, ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में नहीं था, जैसे केंद्र ने एक लिस्ट दिया, ये चीज़ नहीं खुलेगा, जैसे रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा, और बाकी लिबर्टी थी स्टेट्स को, क्योंकि आपको पता है कि रेवेन्यू मैकेनिज्म स्टेट का डिपेंड करता है। तो अगर स्टेट प्रिकॉशन पूरा ले पाती तो ऐसा नहीं होता,
लेकिन आपने देखा कि शराब की दुकान में लंबी लंबी भीड़ अभी भी है, बहुत लंबी लंबी भीड़ है, लेकिन लोग शायद सर्किल बना के एक सर्किल दूसरे सर्किल में आ रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता खुलना ही है, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन कितने दिन तक रहेगा? और ऐसा थोड़ी नहीं, मान लीजिए आप 1 महीना और लॉकडाउन कर दीजिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इसमें सुदेश जी ये है कि आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल सही बात है वहां पर करना है, क्योंकि लोगों के रोजगार जुड़े हैं, लोगों की कमाई, लेकिन शराब एक ऐसी चीज है जिसे तो गुजरात ने उसे बंद कर रखा है, उसे बिहार ने बंद कर रखा है, और भी स्टेट्स में ये बात मांग कई बार उठती है, मध्य प्रदेश में कई बार इस तरह की बातें हुई। लेकिन अगर इस दौरान कम से कम कोई सामान्य वक्त होता अलग बात होती, लेकिन इस दौरान तो हम उससे आने वाले रेवेन्यू को नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको सोचना चाहिए, और अभी उम्मीद है कि अभी भी वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए विपिन जी, दूसरी मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए लॉकडाउन को अब 1 महीना और भी चला लेते तो इकोनॉमिक क्षति तो होती ही, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी कि कोरोना से आप जीत जाते। कोई कोरोना ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी बढ़ सकता है। इससे इसके साथ रहना, इसके साथ जी लगता है सुदेश जी की लाइन थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है, हम उनके पास दोबारा चलेंगे। लेकिन इस बीच में डॉक्टर अरोड़ा के पास जाता हूँ। डॉक्टर अरोड़ा, अब ये बात भी सही है कि हम कोरोना या लॉकडाउन के साथ कितने वक्त तक रहेंगे? लॉकडाउन परमानेंटली तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी देखना है, और अर्थव्यवस्था भी लोगों के लिए ही है, उनके जीवन के लिए ही है, उनकी बेहतरी के लिए, ये लोगों के रोजगार से जुड़ी है, लोगों के कमाई से जुड़ी है, एकमात्र जरिया कई लोगों का सिर्फ रोजगार होता है। तो ऐसे में, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी से पूरी इकोनॉमी चलती है, तो ऐसे में अब ये एक डबल आपके सामने चैलेंज है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सस्टेन करनी है, आपको कोरोना को भी रोकना है, और अब कोरोना आपके सामने एक और खतरनाक पिक्चर पेश कर रहा है। सॉल्यूशन इसका आप कहां देखते हैं? देखो, इसका सलूशन 2 तरीके से, एक तो अगर हम शहरों की बात करें, अगर जैसे वो बात हुई है, बार बार शराब की बात आ रही है या तंबाकू सिगरेट की बात आ रही है, तो वहाँ तो वहीं आपको सोशल डिस्टेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। और एक तो चलो शराब खोल भी, अच्छा हुआ उन्होंने सेस बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, कुछ ना कुछ कस्टमर तो उससे कम होंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो मेन मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, वो जो प्रवासी हमारे मजदूर या छात्र जो वापस गए हैं, गांव में तो बिल्कुल पहले ही मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, शहरों में तो फिर भी चलो वो हैं, तो कुछ ना कुछ जांच भी हो जाती है, अगर सिम्टम आते हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ जैसे बता रहे थे कि सुल्तानपुर से उनको लखनऊ जाना पड़ेगा, ऐसे बिहार में। और सबसे ज़्यादा जो हमारे मजदूर हैं वो यूपी, बिहार और एमपी के हैं, और वहाँ पर जो टेस्टिंग रेट है इतना कम है। अगर हम ओवर दिल्ली का देखें, दिल्ली में करीब 3,500 पर मिलियन है, तो बिहार में, बंगाल में और यूपी में वो 500 से भी कम है, 230 है बंगाल में, यूपी बिहार में भी कम है, एमपी में कम है, 600 है। तो इतना कम अगर टेस्टिंग रेट है तो वो तो मालूम पड़ेगा नहीं किसको है किसको नहीं है, और जिसको नहीं होगा वो तो बहुतों को फैलाएगा। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो वहाँ की सरकारें हैं उनको जो भी वहाँ पर आता है बॉर्डर पर ही, उनको जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो ISPT है चाहे रेलवे स्टेशन है, वहीं उनको क्वारंटाइन किया जाए, वहीं टेस्टिंग किया जाए, और जो उसमें कम से कम 2 हफ्ते तक वेट करके जो ठीक निकलता है तब आगे किया जाए। और दूसरा ये है, जैसे अब खबर आ रही है कि रैपिड टेस्ट भी अच्छा आने वाले हैं, टेस्ट एबट का है और कंपनीज़ का है, तो उससे ज़रूर है अगर हमारे IgG एंटीबॉडी या IgM एंटीबॉडी का टेस्टिंग हो जाएगा, तो IgG इसका पॉजिटिव आता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल काम पे जा सकता है, वो कर सकता है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे इटली का सिर्फ 1% है, हमारा 6% है। सिर्फ यही कारण से हम कह रहे थे कि जो लॉकडाउन के रिलैक्सेशन है वो अभी थोड़ा रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने तब रोका जब उनका पीक हो गया और उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। अब स्पेन में उन्होंने लगातार थोड़ा सा कम हुआ है, इटली में कम हुआ है, तो कम। दैट वाज द रीज़न कि जब जो बाकी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम डिले कर सकते थे, तो अब उसका एक ही तरीका है, अब उसको टेस्टिंग मूव किया जाए और जो गाँव में जाते हैं उनका क्वारंटाइन किया जाए, और शहर में पूरी जो है मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, सॉरी, तो ये जो है प्रिकॉशन ले जाए तभी कुछ हो सकता है। जी डॉक्टर अग्रवाल, नेचुरली इसके लिए जो है आम जनता को जब सामने नहीं आए, जनता में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये काम नहीं हो सकता। जी, जनता में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो शुरू से हो रही है, जागरूकता लाने की पूरी कोशिश है, लेकिन शायद वो चीज उतनी नहीं हो सकती है, उस पहनेपन के साथ एकदम से नहीं हो सकती जितना इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है। बहरहाल डॉक्टर अग्रवाल, एक बात हमें बताइए कि पीक को आप कैसे जज करेंगे? भारत ने करीब 40 दिन तक से ज्यादा का लॉकडाउन अभी
तक देख लिया है। जैसे डॉक्टर अरोड़ा भी कह रहे हैं कि थोड़े दिन और 1-2 हफ्ते और देखते, लेकिन उस पीक को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चीजें नियंत्रित रहेगी और उसके बाद ऑब्वियसली खुलने के साथ ही वो तेजी से बढ़ेगा। तो क्या कहीं आप पीक को डिफाइन कर सकते हैं? कि मैं सारे नंबर्स मेरे सामने पड़े हुए मैं देख रहा हूँ जी। हमारे यहाँ पे न्यू डेथ्स करीबन 175 हुई हैं वर्ल्ड मीटर से, भारत की स्टैटिस्टिक्स से 20-25 कम हुई होंगी। अगर मैं इसको लेके चलूँ, डेथ होती है एवरेज 14वें दिन में। 14th डे में अगर डेथ होती है तो मेरे 14th डे पहले हमारे नए केसेस 1239 थे और उसमें से 15% सीरियस होने चाहिए और वो सीरियस का 15% लोग मरने चाहिए। उसके हिसाब से अगर मेरी 175 डेथ्स होती हैं तो मेरे नए केसेस 20 तारीख को 1239 के बदले कम से कम 3-4 हज़ार होने चाहिए थे। सो एवरी डे वी आर मिसिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द केसेस व्हेन वी कैलकुलेट द डेथ्स। सीरियस केसेस का 15% डेथ होता है और नॉर्मल केसेस के 15% सीरियस होते हैं, या तभी हमारा ये रेट आएगा 3.24। दूसरा, हम जो कह रहे हैं कि हमारा जो डेथ रेट है वो 3% है, मैं उसको एग्री नहीं करता। हमें डेथ रेट निकालना होता है आज की डेथ और 14 दिन पहले के केसेस, नॉट आज के केसेस एंड 14 दिन और आज के डेथ्स। डेथ रेट इज ऑलवेज 14 दिन पहले के केसेस। अगर मैं 14 दिन पहले के केसेस देखूं तो 18,539 थे और आज की डेथ 1,566 है टोटल। उसके हिसाब से हमारा डेथ रेट जो है वो 6% से ज्यादा है, विच इज एज हाई एज यूएस अगर मैं लेके चलूं। सो डेफिनेटली इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। जहां पर भी गलती हमारी होती है, नंबर ऑफ टेस्टिंग हमारे बहुत कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ डेथ्स। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि वो नहीं है इसका मतलब है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जो फिलॉसफी है लॉकडाउन के टाइम पे, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, एंड आफ्टर लॉकडाउन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं करोगे तो ये लॉकडाउन का 40 दिन का आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि इन सब लोगों को जो आप भेज रहे हो, टेस्ट करा के भेजो। किसने मना किया आपको? जो है टेस्ट क्यों नहीं ला सकते? मेरे पास एक कंपनी का कल फोन आया कि मेरे पास में 1 करोड़ टेस्ट पड़े हुए हैं, कोई खरीद नहीं रहा। तो टेस्टिंग तो अवेलेबल है। What I meant to say is, और नंबर 2, टेस्ट अगर आप 3 दिन बाद रिपोर्ट दोगे तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। कोरिया वाले कहते हैं हम 4 घंटे में रिपोर्टिंग देते हैं। सो आपको टेस्ट अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप इसको छोड़ दो, अपने हिसाब से धीरे धीरे चलता रहेगा। डबलिंग रेट आपका आज 12 दिन का है, आप 13 दिन कर लोगे, 14 कर लोगे, 15 कर लोगे, लेकिन डबलिंग तो होगी ना। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे डबलिंग रेट से हमने 4 दिन से डबलिंग रेट को 12 कर दिया, 11 कर दिया, बट आज डबलिंग 10 दिन में नहीं होगी तो 12 दिन में होगी। डबलिंग तो होगी। आप डबलिंग रेट को 15 भी कर दोगे तो क्या फर्क है? आप किसी आदमी को बोल रहे हो कि तू 5 दिन में नहीं मरेगा, हम तेरे को 10 दिन में मरने देंगे, तो उसको 5 ही दिन एक्स्ट्रा मिले ना। हमारा पर्पस है कि हमारे को बीमारी को रोकना। और अब जिस तरीके से ये 3-4 दिन में केसेस आ रहे हैं, देखिए 20 तारीख को 1239 थे एंड सडनली जो रेशो चल रही थी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक 1300 और 1600 के बीच में चल रहे थे केसेस, एंड सडनली अब डबल हो गए। तो डॉक्टर अग्रवाल, आपका क्या कहना है कि हमको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी? कोई और अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास में। अगर आप टेस्ट नहीं बढ़ाते हो इस वक्त के अंदर में, यू आर गोइंग फॉर अ ट्रबल। आपको टेस्ट, जिस आदमी को टेस्ट कराना है वो कराए। इतनी टेस्ट जैसे आप हीमोग्लोबिन कराते हो वैसे आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो यू विल बी इन ए प्रॉब्लम। अगर हम सिर्फ ये लेके चलेंगे सिम्टोमेटिक केसेस का टेस्ट करना है तो नंबर ऑफ केसेस आप मिस करते चले जाओगे। जी डॉक्टर, यहाँ पर वर्मा जी से इस पर टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आपका भी यही मानना है कि इस वक्त अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो टेस्टिंग बड़े पैमाने पे यही हमारा एक बड़ा हथियार होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अभी अग्रवाल सर ने बहुत अच्छी स्टेटिस्टिक्स के साथ समझाया कि हमारा डेथ रेट एक्चुअली 6% है और हमें एक्चुअली अगर आगे बचाना है तो हमें अपने टेस्टिंग को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेस्टिंग के नंबर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बार बार इकोनॉमी की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपिन जी की आज से करीब 20-25 दिन पहले जो हम फेस का मास्क लगाते थे वो हमें 14 रुपये का मिलता था हॉस्पिटल सप्लाई में। आज वो मास्क घट करके 3 रुपये 4 रुपये तक आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
और इस समय कोरोना क्राइसिस ग्लोबल है, तो इंडिया को उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग काम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तो लगी हुई है उसको बनाने में। डॉक्टर मिश्रा, मैं आता हूं इस बात पर आता हूं, लेकिन चूंकि टेस्टिंग वाला एक अहम मुद्दा है तो एक बार वर्मा जी की राय लेते हैं। सुदेश जी, अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, इनफैक्ट आपके पास भी पूरी रिपोर्ट्स होंगी, आप सरकार की भी पूरी नजर है, क्या टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, बड़े पैमाने पर करने के लिए, और अभी भी हम लोग स्क्रीन और टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टेस्टिंग लगाने के लिए क्या कोई योजना है या कोई आगे खाका तैयार है? देखिए, आज के दिन 50,000 टेस्ट हो रहे हैं डेली जी, जो कि पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा हैं। एक बात इशू आई कि रैपिड टेस्टिंग करो, लेकिन कोरोना का जो प्रेवलेंट है, जो नेचर है, क्या रैपिड टेस्टिंग मान लीजिए हमारा टेस्ट कर दीजिए और उसमें नेगेटिव निकल जाए तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो 5 दिन बाद जो है वो पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि ये कब फैन आउट करेगा, कब बताएगा, उस कारण से एक प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट निकला नहीं है ब्लड टेस्ट वगैरह जो आपको लेके तुरंत बता दे कि कोरोना एकदम 100% नहीं है या है। इस कारण से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एक मरीज तो उसको लगा कि वो पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं निकला टेस्ट जब आप किए तो बहुत समय ये भी आ रहा है। इसी कारण से आपको एक बहुत साइंटिफिक तरीका निकाला गया है। देखिए, आज के दिन क्या हो रहा है, बहुत लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी के पास कोरोना, वो नहीं जाके टेस्ट करा रहा है, खुद हल्का बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले रहा है या कुछ कोल्ड टैबलेट। लेकिन सुदेश जी, वो लॉकडाउन तक तो ठीक था, लेकिन अब जो नया परिवेश है, नए सिस्टम में जब उतर रहे हैं, जब चीजें ओपन हो रही हैं, सबको बाहर जाना है, तो तब तो शायद हमें रैपिड टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देश में, ऐसा नहीं कुछ कमी है, ऐसी कोई बात नहीं सर। डॉक्टरों ने बताया अभी, और किट के दाम भी बहुत कम हो रहे हैं, तो एक एवरेज आउट तो हो ही जाएगा। और उसकी जरूरत पड़ी तो आज के दिन ऐसा नहीं लगता कि आप जाइए। और डॉक्टर अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, ये पैनिक ब्रेक। आई हैव ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सुदेश जी, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, डॉक्टरों को इलाज करने दो। आप लोग बैठ के डिसाइड मत करो किसका टेस्ट करना है, किसका नहीं करना। ये डॉक्टर का प्रोरोगेटिव है, वो डिसाइड करेगा कि टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है। पॉलिटिशियंस बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो नुकसान होगा भारत का। कल आप डिसाइड करेंगे कि हार्ट अटैक कैसे ठीक करना है, हीमोग्लोबिन कैसे ठीक करना है, ये गलत है। चलिए जी, मैं थोड़ा इस पर क्लैरिफाई कर दूं जी कि मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, डॉक्टरों का जो एक्सपर्ट ओपिनियन ठीक है। अब चूंकि मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, ठीक है, सुदेश जी कह रहे हैं कि वो डॉक्टरों की राय यहाँ रख रहे हैं। अब मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, मैं 30 सेकंड में सबकी टिप्पणी लूंगा कि क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। शेष नारायण जी, 1 मिनट मेरी ले लो जी, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। शेष जी, मेरा ये कहना है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर के मिश्रा ने, सुनो, डॉक्टर के मिश्रा ने जो बात कही है उसमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है। उन्होंने 2 दवाइयों के नाम लिए जो जाहिर है मैं याद नहीं कर पाया। अगर उन दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ने के कोई चांसेस हैं और उसके साइड इफेक्ट्स मैनेज हैं, जो भी ये डॉक्टर लोग एक्सपर्ट जानेंगे, उसमें हमको जबर करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि वो पूरे जो गांवों में झोला डॉक्टर फैले हुए हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में डॉक्टर हैं, उन तक कोई मैसेज अगर पहुंचाया जा सके। डॉक्टर साहब ने जो बात कही बहुत सीरियस है। क्लोरो, पता नहीं हाइड्रोक्लोरो जो भी कहा, नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, और जो कानपुर मेडिकल कॉलेज ने किया है, नंबर 1। और नंबर 2, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर अग्रवाल ने, डॉक्टर अरोड़ा साहब ने कहा कि जैसे हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, क्या मैं जाऊं किसी लैब में, पाथ लैब में या किसी जितने भी लैब्स हैं, वहां जाके क्या मैं अपना टेस्ट करा सकता हूं, थोड़ा अपने को रिएश्योर करने का। ये 2 बातें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। अगर इन लोग इसमें बता देते हैं तो इसमें सरकार की आलोचना मैं नहीं करूंगा, लेकिन सरकार से गलतियां हुई हैं, इसमें 2 राय नहीं। ठीक है, डॉक्टर अरोड़ा, 30 सेकंड्स, आपका क्या वो 1 या 2 पॉइंट क्या होंगे जो तुरंत करने चाहिए? मैं एक चीज ऐड करना था। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें स्टिग्मा हटाना है कि जो एक बार कोरोना पॉजिटिव आ गया तो वो जो स्टिग्मा है उसको लग जाता है, वो हटाना है। वो अक्सर हमने देखा गया है कि उसके घर के बाहर जो पोस्टर लग जाता है ना, ताकि जो पूरे मोहल्ले के इलाके के लोग हैं उससे कतराने लगते हैं। ये सरकार को जो पोस्टर पॉलिसी जो है इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, और एकदम उठा के ले जाते हैं पूरी फैमिली को, उसको कुछ इस तरह से मैनेज किया जाए कि उस पर स्टिग्मा ना लगे, जिससे लोग सामने नहीं आते और छुपा के रखते हैं। जिसको सिम्टम भी आते हैं वो भी सामने नहीं आता, टेस्ट नहीं कराता। ठीक है सर, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया है और डॉक्टर मिश्रा ने अपनी बातें पहले ही रख दी थी। आखिरी में वर्मा जी, क्योंकि हम सरकार की तरफ भी देख रहे हैं और बड़े पैमाने पर चीजें वहीं से हो रही हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग शायद फॉलो भी कर रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन अल्टीमेटली रुख सरकार की तरफ होता। आप एश्योरेंस हमें यह दिलाएं कि आगे पूरा प्लान तैयार है और चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगी। देखिए विपिन जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री
कि ऑफिस को पूरा एक डॉक्टरों का एडवाइजरी पैनल एडवाइज कर रहा है जी। वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में है और इंटरनेशनल बॉडी है, वहां से भी एडवाइस आ रहा है। ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी खुद सोच के कर रहे हैं, पूरे एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो लोगों को दिया जाता है। और अगर अक्षरशः मानते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते पूरा लॉकडाउन को, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज भी वक्त गया नहीं है। अगर हम इसको लड़ना चाहते हैं ठीक से, तो उन चीजों का पालन करें, आरोग्य सेतु में रजिस्टर कराएं, जिससे कि आपको पता लगे कि अगल बगल कोई कोविड पेशेंट है या नहीं। और आप भी मान लीजिए कोविड पेशेंट होते हैं तो आप कहां गए वो भी ट्रेस हो जाए, जिससे कि बाकी लोग सफर ना करें। जी, इन सब एहतियात को हम लेंगे तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इसी नोट पे कंक्लूड करूंगा कि सरकार अपनी जगह जो काम कर रही है फिलहाल हम उसको वहां पर छोड़ते हैं। जो शेष नारायण जी की बात है कि ये वक्त है नहीं कि अभी हम मीन में निकालें, अभी हम देखते हैं वो काम। लेकिन दूसरी तरफ जो जनता है, जो लाइन बना रही है या लाइन को तोड़ रही है, जो किसी दुकान पे पहुंच रही है या भीड़ लगा रही है, उनसे निवेदन है कि कम से कम जो हमारे हाथ में है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। क्योंकि अब हम सबको घर से बाहर भी निकलना है अपने काम करने के लिए, तो हम अपने मोर्चे की लड़ाई लड़े और फिर जो बचता है उसकी तरफ सरकार के लिए भी देखें, उनसे मांगे, तभी शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। फिलहाल उम्मीद ये करेंगे कि जो केसेस अभी बहुत तेजी से बढ़े हैं, शायद जागरूकता से वो वापस एक बार काबू में आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।